हाँ जी प्यारे बच्चों, कल साइंस के पेपर के लिए आप में से जो समस्याएं जिनका समाधान करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि ओम्स लॉ के बाद का जो इलेक्ट्रिसिटी में बचा है वो एक बार रफली क्लियर हो। बड़े प्यार से समझिए, कुछ है तो है नहीं, जब मैंने आपको पढ़ा रखा ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी रिपीट करना था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुनिए आराम से। ओम्स लॉ आपका हो चुका है, ठीक है। वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसी को ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर ओमिक रेजिस्टेंस आ जाता है तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सुने ढंग से, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, यूनिट अगर आएगी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग से आती है, वोल्ट, करंट क्या आती है एम्पियर, ओमिक रेजिस्टेंस क्या आती है तो ओ। क्लियर। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए and length L. Its resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross section A. लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, परंतु जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर। तो ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीज, on increasing the cross sectional area resistance decrease। फॉर्मूला याद रहा, फॉर्मूला पूरे को नोट कर लो। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज रो इनटू एल अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट। बाकी आर इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए अगर याद रहा तो सब कुछ याद रहा बस। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। फॉर्मूला वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Proportional constant, rho is called resistivity। या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, ये ओम में था, ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर स्क्वायर करके 1 मीटर बच जाएगा, वो मीटर साइज में पहुंच जाएगा। ओम मीटर, रो की यूनिट, रो की यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर, सॉरी ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की वोल्ट, करंट की एम्पियर, चार्ज की कूलाम। याद कर लेना, आती हैं तो। ओके, तो डिपेंडेंस ऑफ आर, एल और ए के उसमें। रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स। अब चाहे कॉपर के आप 1000 टुकड़े कर लो या कॉपर का कुछ भी बना दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी कर दो, लेंथ कुछ भी कर दो, है तो कॉपर ना, तो बस रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टिविटी मटेरियल क्या है इसके ऊपर डिपेंड है, ना कि उस मटेरियल का क्या बना हुआ है। ओके, चलिए इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा। एक करंट इसमें फ्लो होने के बाद वही उसमें फ्लो होगा, अगले वाले में वही अगले वाले में फ्लो होगा, तभी हम कहेंगे ऑल 3 आर इन सीरीज। और तब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीधे ऐड करके निकल जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सीरीज की पहचान ये है कि एक ही करंट सब में जाएगा बारी बारी से। ये ध्यान रखना, सीरीज की पहचान ये है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो होता है दिखता नहीं और दिखता है होता नहीं है, ठीक है। इसलिए सही परिभाषा पता होनी चाहिए सीरीज में, दिखते हुए भी पैरेलल हो जाते हैं। एक ही करंट एक में से गुजरने के बाद सारा सारा दूसरे में चला गया तो वो सीरीज में है। और पैरेलल की पहचान क्या है? करंट बढ़ जाएगा, अलग अलग रेजिस्टेंस में फ्लो होगा और फिर मिल भी जाएगा, डिवाइडिंग, individually flowing and meeting also, then they are in parallel. R1, R2, R3, then effective resistance is obtained by adding their reciprocals and find and get reciprocal of equivalent. So 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R. Okay? Heating effect. Conductor. चलो से कंडक्टर। कंडक्टर मतलब अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से फ्री हो चुके हैं और एटम्स के बीच के वैकेंट प्लेस में धुआंधार घूम रहे हैं। पर जब कोई सेल या बैटरी लगा देंगे तो वे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यूं चलते कि पॉजिटिव आयन जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं एक्चुअली जो एटम्स थे पहले, उसे टकरा जाएंगे, टकरा के एनर्जी वेस्ट कर देंगे। पर चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिंचाव जारी है इसलिए फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर टकरा जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर टकरा जाएंगे और हर टक्कर में अपनी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हीट की फॉर्म में खो देंगे। वो हीट यूटिलाइज भी की जा सकती है। एक वायर में या एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की लगातार पॉजिटिव आयन से टक्कर के कारण ड्यू टू कॉलिजन्स अगेन एंड अगेन विथ पॉजिटिव आयंस हीट एनर्जी इज डेवलप्ड, सो कंडक्टर और वायर बिकम्स वार्म। ये तो एनर्जी वेस्टेज है, परंतु यही एनर्जी अगर हम आयरन की बात करें, प्रेस की बात करें, हीटर की बात करें तो यही एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और टी टाइम में कितनी हीट अवेलेबल हो जाएगी, कितनी इलेक्ट्रिक, इसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा जाएगा। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी उसके फॉर्मूले हैं, वो आप याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल आएगा, आता ही हर साल। इलेक्ट्रिक एनर्जी W, क्योंकि वर्क डन भी इलेक्ट्रिक एनर्जी ही होती है। VIT, अगर V वोल्टेज लगा के I करंट फ्लो हुआ हो और ये हमने वोल्टेज T टाइम तक लगाया हो फिर हटा दिया हो, तो इस दौरान कितनी एनर्जी हीट फॉर्म में डेवलप हुई। V इक्वल IR होता है, IR इंटू IT, I स्क्वायर हो जाएगा T, और I इज इक्वल टू V अपॉन R, एक भी पहले से है तो V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R T। इनमें से कोई सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ओके, यूनिट जूल ऑब्वियसली। और प्यारे बच्चों अंत में रहता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और ये वर्क अगर या एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक हो तो इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो एनर्जी डिसिपेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट पर सेकेंड या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट निकालने के लिए टी का डिवाइड दे दो, उसमें रेट निकल जाएगा, वो पावर बन जाएगा। पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
यानी W के फॉर्मूले में T का भाग दे दोगे तो T कट जाएगा सब में से, T हटा दो बस, वो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले बन गए। सो इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, दिख रहा है यहाँ तक का पोर्शन, रात का टाइम है ना, अरे दिख तो रहा है, चलो मैं मिटा ही देता हूँ, मैं इसमें मिटाना ना पड़े। ये तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, बस T हटा दो समझ से, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट की बात करें तो वाट, अगर कहीं 1 किलोवाट लिखा होगा तो किलो बोलते 1000 लगा दो, 1000 वाट। ओके, इस पे न्यू में ला सकता है बस, और कुछ नहीं। ये थी इलेक्ट्रिसिटी बची बात है, बिल्कुल सिंपल एकदम। बाकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस एंड बाय मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, उसके कहाँ कहाँ रखने पर इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनती है, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया, और पढ़ने वाले बच्चे एक बार में ही समझ चुके थे, और आप लोगों ने भी कोशिश पूरी की है, और मैं जानता हूँ इस समय आपको वो आता होगा कि कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अब आप बढ़िया तरह पढ़ाई करें। ये चाउमीन, मोमो, इस तरह के ड्राई फ्रूट बिल्कुल, वो ड्राई फ्रूट नहीं है, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। ठीक, अब बोर्ड के एग्जाम तक हरी सब्जियां, ताकत देने वाली सब्जियां ये खाएं, आँखों का विशेष ध्यान रखें, कोरोना से बचाव वाले रास्ते अपनाते रहें, मास्क, सैनिटाइज, इन सब का विशेष ध्यान रखें, हेल्दी बने, और बढ़िया A1 पेपर दें, और दिखा दो कि आप साइंस में, मैथ्स में बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी इच्छा ये है कि आप में जो बच्चे आर्ट साइड या कॉमर्स लेंगे, वे भी साइंस को इस मोड़ पे छोड़ें और दुनिया को बता दें कि साइंस में भी हम अच्छे थे, पर हमें अपने फ्यूचर, अपने डिसाइडेड फ्यूचर के कारण आर्ट या कॉमर्स ली है हमने। नहीं तो हम साइंस में डर के मारे साइंस नहीं छोड़ी हमने। देखो साइंस में भी इतने अच्छे नंबर थे हमारे, हमने अपनी इच्छा से आर्ट या कॉमर्स लिया। ऐसा सिद्ध करो। और समझता हूँ मैं जितनी वीडियो आपके पास गई है या जितनी भी लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, आपको भली भांति समझ में आया है। आपके चेहरों की जो मुस्कुराहट मैं देखता हूँ, ये इस बात का प्रूफ है कि उस समय आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। मेंटेन रखने की दिक्कत है प्यारे बच्चों, बस। ठीक है, इस प्री बोर्ड के बाद और विशेष ध्यान रखें इस बात का, और मैं आपको हर तरह से सेवा देने को, आपकी हर समस्या दूर करने के लिए ऑलवेज तैयार हूँ। ओके प्यारे बच्चों, आपका पेपर अच्छा हो कल। ऑल इज़ वेल, गुड नाइट।